सुप्रभातम बच्चों, नमः संस्कृताय। हम लोग संधि के बारे में इसके पहले की कक्षा में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और उसी क्रम में हम इन संधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि बताया गया था, संधियां 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, जिनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे कक्षा 8 के क्रम में कक्षा 8 की कक्षा में पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधियों का विवरण दिया गया है। स्वर संधियों का अध्ययन हमें कक्षा 8 में करना है। वैसे तो इन संधियों का अध्ययन कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी छात्र छात्राएं इसका अध्ययन कर सकते हैं और वो इसका अध्ययन करें भी। तो इसी क्रम में सबसे पहली संधियों में जो स्वर संधि है, स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की। पहली दीर्घ संधि, दूसरी यण संधि, तीसरी गुण संधि, चौथी संधि वृद्धि संधि और 5वीं संधि अयाज संधि है। इसी क्रम में हम पहली संधि जो दीर्घ संधि दी गई है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली संधि क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका एक सूत्र होता है, संस्कृत में इसका एक सूत्र है, आकाः सवर्णे दीर्घ। क्या है? आकाः सवर्णे दीर्घ। यानी कि दीर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। यानी कि ये जो अक लिखा गया है, ये जब हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे तो उन माहेश्वर सूत्र में यह अक प्रत्याहार बनता है। यह अक प्रत्याहार, जैसे अक के अंतर्गत, जैसे हमने यहाँ अक लिख दिया, अक के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते समय कौन कौन से वर्ण आते हैं उसी का यह संक्षिप्त रूप है। जैसे अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री और रे, इतने वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ले। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं संधियों में इस सूत्र के माध्यम से यह बताता है आकाः सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक के अंतर्गत आने वाले वर्ण, ये वर्ण चाहे ह्रस्व है अथवा दीर्घ है। ये जो आ लिखा गया ह्रस्व आ भी हो सकता है और दीर्घ आ भी हो सकता है। ये जो 5 स्वर जो लिखे गए हैं, इनमें से ये सभी स्वर जो है ह्रस्व में भी हो सकते हैं और दीर्घ में भी हो सकते हैं। तो ये सूत्र यह कहता है, यदि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद सवर्णे वही वर्ण आता है। यानी कि जो हम संधि जब करते हैं, 2 पद होता है, जो प्रारंभ का जो पद है उसके अंत में यदि इनमें से कोई वर्ण हो, चाहे वह ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, ठीक उसके बाद सवर्णे वही वर्ण आता है, वही अक्षर आता है। तो इन दोनों के अक्षर स्थान पर जो पूर्व पद रहेगा और जो उत्तर पद रहेगा, उन दोनों में जो वर्ण आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से कौन सी संधि होगी? दीर्घ ही होगा अथवा दीर्घ संधि होगी। जैसे हम यहाँ पर अगर मान लीजिए उदाहरण हल करें, इन उदाहरणों में जैसे सूत्र देखिए, उदाहरण देखिए, मूर्धन अरे। क्या है? मूर्धन अरे। अब इस उदाहरण को हमें हल करना है। इसको हल करिए, देखिए किस तरह से। ये जो पहला पद है और ये उत्तर पद है, ये जो पहला पद अर्थात प्रारंभ का जो पूर्व पद है, इसके अंत में हमें देखना क्या है कि कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है। यहाँ पर जो रा लिखा गया है, इस रा के अंत में, इस रा के अंत में कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ है। हमारा यह जो रा लिखा गया है इस तरह से लिखा गया, जैसे ये रा धन आ, तब ये जाकर के यह रा हमारा पूरा हुआ है। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस रा के अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है। तो हम इस रा में से ह्रस्व आ को यहाँ पर उतार लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद धन का निशान लगाएंगे और ये जो बाद का पद है, इसका जो प्रारंभ का अक्षर है, जो पहला अक्षर है, कौन सा है? ह्रस्व आ, इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब इस सूत्र
सूत्र पर आइए क्या कह रहा है। यदि अक के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद सावर्ण वही वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ा अक्षर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए ये आ जो है अक के अंतर्गत आया है और ठीक उसके बाद इस आ के ठीक बाद जो है कौन सा अक्षर आया है, सावर्ण, वही वर्ण आया है। कौन सा वर्ण आया है, वही वर्ण आया है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्या बनेगा, दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ उसको हम उतारेंगे। उतारिए, मुर, ये जो रा लिखा के हलंत में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इस रा से ह्रस्व आ को निकाल लिया है। धन, इन दोनों के स्थान पर हमें यह दीर्घ आ मिला हुआ है, इस दीर्घ आ को हम यहाँ पर लिखेंगे। और धन, ये रिह बचा है। क्या बचा है, जो रिह लिखा गया है इस रिह को यहाँ पर उतार दीजिए। अब इन सब को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़िए, जैसे क्या यहाँ पर मुंह रा, रा में हलंत है। हलंत का मतलब यह है जिस व्यंजन पर यह लग जाता है यूं समझिए कि यह आधा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्वर हमारे पास क्या है, यह दीर्घ आ है। इसी दीर्घ आ को ला करके हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हलंत यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर लाकर जोड़िए, जोड़ने पर यहाँ पर हम दीर्घ आ की यहाँ पर मात्रा लगा देंगे और यह बचा हुआ है रिह, ये रिह। और इस तरह से हमारा पूरा पद जो है पूर्ण रूप में यह पद क्या बन गया, मुरारिह। क्या बना, मुरारिह। इसी तरह से कुछ और उदाहरण है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे भान धन उदय, भान धन उदय। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, ये जो भान लिखा गया है इसका अंतिम वर्ण हम लेंगे। अंतिम वर्ण इसमें क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण इसमें ह्रस्व उ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ह्रस्व उ को इसी के नीचे उतार लेंगे। धन, इसका पहला अक्षर प्रारंभ का जो अक्षर है ये भी ह्रस्व उ है, इसलिए हम ह्रस्व उ को यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर तुरंत सूत्र पर आइए। सूत्र क्या कहता है, यदि अक के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यानी कि ये जो वर्ण आए हुए हैं अक के अंतर्गत, इनमें से पहले पद के अंत में कोई भी वर्ण आता है और ठीक उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में भी वही अक्षर आता है, वही वर्ण आता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ देखिए जो भान में उ है ये भी अक के अंतर्गत आता है, और जो उदय का उ है यह भी अक के अंतर्गत आता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, दीर्घ उ बन जाएगा। ठीक, अब वो ये जो इधर प्रक्रिया हुई है ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। अब यहाँ पर जो बचा उसको उतारिए। भा न जो है हलंत में रहेगा क्योंकि इसमें से हमने ह्रस्व को निकाल दिया है। धन, इन दोनों के स्थान पर हमें क्या मिला है, दीर्घ उ मिला हुआ है। चलिए इसको जोड़िए। अब भान में ये उ को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया भान धन उ धन, ये हमारा दया बचा हुआ है। अब जोड़िए। अब यहाँ पर ना में से हलंत हटाने के लिए इसी उ को लाकर इसमें जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, इसी की मात्रा ना पर हम लगा देंगे। क्या हो गया, भानु हो गया, उसके बाद दया, उसके बाद दया हो गया, ये हमारा पूर्ण रूप बन गया। क्या बना, भानुदया। क्या रूप बना, भानुदया। इसी तरह से और भी उदाहरण है दीर्घ संधियों में। दीर्घ संधियों में सिर्फ इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी छात्र छात्राएं कि जो ये सूत्र दिया गया इसका तात्पर्य क्या है। क्या ये कह रहा है, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद सवर्ण वही वर्ण अगर आता है तो उन दोनों अक्षरों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अगला उदाहरण, इसी तरह से हम उदाहरण हम करेंगे। देखिए
अगला उदाहरण है मही धन ईश्वर। क्या है? मही धन ईश्वर। यह हमारा पूर्व पद है। पूर्व पद का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास यहाँ पर? ये जो ई की मात्रा लगी, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसके अंत में क्या है? दीर्घ ई है। यहाँ पर हम लोग दीर्घ ई उतार लेंगे। धन, ये जो पूर्व अंतिम उत्तर पद है, बाद का पद है, इसका पहला अक्षर क्या है? दीर्घ ई है, ये भी उतार लेंगे। सूत्र पर आइए। सूत्र क्या कहता है? अक के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद वही वर्ण अगर आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ होगा। यहाँ पर ई जो है यह अक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, यह ई जो है ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? यह दीर्घ ई मिल रहा है। ठीक, उसके बाद बचा क्या? लिखिए यहाँ पर जो बचा है म हा जो है हलंत में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने दीर्घ ई को निकाल लिया है। धन, इन दोनों के स्थान पर हमें क्या मिला है? ये दीर्घ ई मिला है, दीर्घ ई तो ये धन, यहाँ पर क्या बचा है? स्वरः, ये स्वरः हो गया। अब इन सब को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़िए। म हा जो है हलंत में था, इसलिए हलंत को हटाने के लिए हमें क्या करना है? इसी स्वर को लाकर इसमें जोड़िए। स्वर जोड़िए कैसे? इसी की मात्रा हम इस पर लगा देंगे। मही हो गया और उसके बाद स्वरः। इस तरह से हमारा पूर्ण रूप क्या बन गया? महीश्वरा। हमारे दो पद, एक मही और दूसरा ईश्वरा, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर जो संधियां हुई, जो संधि हुई स्वर संधि के अंतर्गत, वह पूर्ण रूप में क्या बनी? महीश्वरा। इसी तरह से और भी जो संधियां हैं और इस दीर्घ संधि के अंतर्गत जो और अन्य उदाहरण हैं, उनको भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सारे उदाहरणों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दीर्घ संधि के बाद हम लोग दूसरी संधि यानी कि यण संधि का अध्ययन करेंगे। पहली संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद ये दूसरी संधि। दूसरी संधि हमारी है यण संधि। यण संधि, इसका भी सूत्र है इको यणच। ये यण संधि का सूत्र है, यानी कि ये सूत्र कहता क्या है? इको का मतलब इक प्रत्याहार। क्या है? इक प्रत्याहार, यानी कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से? ई, उ, री और ली। ये ली, इन अक्षरों में अगर इनके ठीक बाद, सूत्र क्या कहता है? यदि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद कोई भी भिन्न स्वर, कौन सा? कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि इन अक्षरों के ठीक बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ नहीं आए, री के बाद री ना आए और री के बाद री ना आए, तो उन दोनों अक्षरों के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण का मतलब क्या है? यानी कि यण कैसे होगा? ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और री के स्थान पर ला हो जाएगा। एक बात में ध्यान रखेंगे, ये जो इन स्वरों के स्थान पर जो ये वर्ण आ रहे हैं, ये हलंत में ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर इसका चिन्ह हटा देंगे तो उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम उदाहरण हल करते हैं। जैसे यदि धन अ, प्रक्रिया हमारी वही रहेगी जो इसके पहले हम लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। जैसे जो पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण लेते हैं और जो दूसरा पद है उसका पहला अक्षर लेते हैं, पहला वर्ण लेते हैं। प्रक्रिया एकदम वही रहेगी, थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए
जो यह यद लिखा गया है, यद के अंत में कौन सा वर्ड आ रहा है? यदि अगर हम कहेंगे तो ई पर जाकर के हमारी ध्वनि रुक रही है, इसलिए इसके अंत में ह्रस्व ई है। उसके बाद धन का निशान, जो अप लिखा गया है इसका प्रारंभ का अक्षर क्या है? ह्रस्व आ है, इसको यहां पर लिख लीजिए। अब सूत्र पर आइए, सूत्र क्या कहता है? यदि इक के अंतर्गत आने वाले वर्ड, यानी कि यह ई हमारा इक के अंतर्गत आता है, ठीक है, और यह कह रहा है यदि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के ठीक बाद कोई भिन्न स्वर, अब यहाँ पर अगर ई है तो ठीक इसके बाद क्या आया है? आया है, ह्रस्व आया है, इसलिए यह भिन्न स्वर है, यानी अगर ई के बाद ई आया होता तब यह शब्द नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया है, इसलिए इसी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इसी के स्थान पर हम या लिख देंगे, या हमारा हलंत में रहेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, या हलंत में धन आ को उतारिए यहाँ पर। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण या बन जाएगा। देखिए जो या ई के स्थान पर हमने या को लिखा, कैसे? यदि ई के अंतर्गत जो वर्ड आया था ठीक उसके बाद भिन्न स्वर आया है, इसलिए ई के स्थान पर क्या हो गया है? या हो गया है, और या में हलंत था और आ को हमने इसमें जोड़ दिया, ये पूर्ण रूप में क्या बन गया? या बन गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा उसको उतारिए, या तो पूरा वही बचा है, दा जो है वो भी है, और इसी ई के स्थान पर हमें क्या मिला है? यह या मिला है, इस तरह से देखिए यज्ञ हो गया, और बचा क्या? धन पी। और अब इन सब को हम आपस में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? यद्यपि, और इसका शुद्ध रूप हम तब लिख देंगे यहां पर इस तरह से, ये इस तरह से, ये क्या बन गया? यद्यपि। यदि धन, अब दो पद थे हमारे पास, और यण संधि के अंतर्गत इको यणच नामक सूत्र से हमने इस संधि को हल किया, और अंततः जो है हमारे पास क्या रूप बन करके आया? यद्यपि रूप बन करके आया। चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए, यहां जैसे सुधन आगमन, वैसे काफी बच्चे इसको जान रहे होंगे कि जोड़ने पर क्या बनेगा, लेकिन हमें जानना क्या है? प्रक्रिया हमें जानना है कैसे यह बनता है। देखिए यहाँ पर सु जो लिखा गया है, इसके अंत में एक पद ये है, एक पद ये है, इस सु के अंत में कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर उ है। कौन सा? उ। धन, इसका पहला अक्षर क्या है? दीर्घ आ है। सूत्र पर आइए, सूत्र क्या कहता है? यण शब्द का इको यणच, यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उ के स्थान पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर उ के स्थान पर क्या होगा? वाह हो जाएगा। यहाँ पर उ के स्थान पर वाह हो जाएगा, वो भी किस रूप में? हलंत में। ध्यान रखिए इस चीज को, हलंत में। और इस वाह में अगर हम इस दीर्घ आ को जोड़ देंगे तो रूप क्या बनेगा? ये सब पूरा अक्षर क्या बन जाएगा? वाह। इस तरह से देखिए उ के स्थान पर इको यण सूत्र से यहाँ पर वाह हुआ, और वाह में हलंत था और स्वर हमारे पास दीर्घ आ है, इसी को हम आपस इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ने पर रूप क्या बना? ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? उतारिए, सु में क्या बचा है? सिर्फ सा बचा, सा वो भी हलंत में। धन, इस उ और इस आ, इन दोनों के स्थान पर सब जोड़ करके हमें क्या मिला है? ये वाह मिला है। यहाँ पर हम वाह लिखेंगे इस तरह से, धन, और यहाँ पर क्या बचा है? गतम। क्या बचा है? गतम। अब इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि जो सा लिखा गया हलंत में, अगर इसके ठीक बाद कोई स्वर होता तो हम यहाँ पर हलंत को हटा करके सा को आधा लिख देते, लेकिन इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए सा को हम आधा लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद वाह यहाँ पर लिखेंगे और ये लिखेंगे गतम, और हमारा ये पूर्ण रूप क्या बन गया? स्वागतम। इस तरह से इस संधि के अंतर्गत ये हमारा सुधन आगतम जो पद है आपस में मिलकर के क्या पूर्ण रूप में बना? स्वागतम। इसी तरह से यण संधियों में कुछ और अन्य उदाहरण भी हैं, उनको भी आप लोग किताब में देख करके, किताबें सबके पास होंगी,
उन किताबों में देख करके और उदाहरणों को हल करने का प्रयास करें। और जो समझ में नहीं आता है अपने घर में अगर कोई पढ़ने वाला उससे पूछे, नहीं तो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी अगर कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई, हम उसमें फिर दोबारा बताया जाएगा। ठीक है।